ईरान क्या कह रहा है अगर अमेरिका नहीं माना और नाकेबंदी की। ईरान की अमेरिका को यह धमकी है। ईरान ने हॉर्मूज नाकेबंदी पर अमेरिका को कहा है कि हॉर्मूज में अगर अमेरिका की नाकेबंदी जारी रही तो लाल सागर, ओमान सागर और फारस की खाड़ी में व्यापार रोकेंगे। और इतना ही नहीं, अमेरिका के जमीनी ऑपरेशन पर बयान दिया। अगर अमेरिका ने ईरान पर जमीनी हमला किया तो ईरान हजारों अमेरिकी सैनिकों को बंधक बना सकता है। हर बंधक के बदले $1 अरब की मांग कर सकता है। खमनेई के सैन्य सलाहकार ने अमेरिका को धमकी दी है, अगर नाकेबंदी जारी रही तो अमेरिकी जहाज डुबो देंगे। अमेरिका को ईरान में उतरकर जमीनी हमले की चुनौती दी है। आपके ये जहाज हमारी पहली मिसाइलों से डूब जाएंगे, ये निश्चित रूप से हमारी मिसाइलों की चपेट में आ सकते हैं। तो अमेरिका ने भी ईरान को एक बार फिर चेतावनी दी है, जो भी जहाज नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश करेगा उस पर हमला किया जा सकता है। अमेरिका ने साफ किया, जरूरी होने पर फायरिंग भी होगी। अमेरिका का दावा है अब तक किसी जहाज पर हमले की जरूरत नहीं पड़ी है, सभी जहाज चेतावनी मिलने के बाद वापस लौट गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं और रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। अमेरिका ईरान को आतंकी कहता है, लेकिन असल में वो आतंकवादी है। वो कहीं भी किसी की भी हत्या कर सकते हैं और वो हमें मानवाधिकार के बारे में बोलते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। लगातार 40 दिनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है। ऊपर से अमेरिका ने अब अपना एक ब्लॉकेड लगा दिया, तो रही सही जो मूवमेंट थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से यानी खाड़ी देशों के तेल की, वो भी एक तरीके से खत्म हो गई। ईरान का तेल जो चीन जा रहा था वो भी खत्म हो गया है। और अब ऊपर से जिस प्रकार से ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड ने ये धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने अपने ब्लॉकेड नहीं हटाया तो वो रेड सी हूतियों के माध्यम से, जो हूती इनके प्रॉक्सी हैं यमन में, उनके माध्यम से बाबा अल मंदेद जो हॉर्मोज जैसा स्ट्रेट है उसको भी ब्लॉक कर देंगे। अब आपको बताऊं क्या बातचीत की संभावना है, मुनीर क्या कर रहे हैं। अमेरिका ईरान जंग ने पाकिस्तान को मौका दे दिया है। पाकिस्तान अपनी इमेज को बेहतर करने में जुटा है। पहले राउंड की बातचीत फेल होने के बाद पाकिस्तान एक्शन में। फील्ड मार्शल असीम मुनीर ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने स्वागत किया। मुनीर गृह मंत्री मोहसिन नकवी के साथ तेहरान पहुंचे। ईरान के विदेश मंत्री सहित कई नेताओं से मिल रहे हैं। अराक्ची के साथ गालिबफ से भी मुलाकात की उन्होंने। सूत्रों के मुताबिक मुनीर ट्रंप का संदेश लेकर ईरान गए। दोनों देशों में गतिरोध को खत्म करने की कोशिश में जुटे हैं। अब इसके बाद मुनीर वॉशिंगटन जाने वाले हैं, ऐसी भी खबरें हैं। तेहरान का दौरा पूरा कर वो अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। ईरान से मिले प्रस्ताव को अमेरिकी टीम के सामने रखेंगे। पाकिस्तान में जल्द ही दूसरे राउंड की बात हो सकती है। उधर पीएम शहबाज शरीफ भी मौके का फायदा उठा रहे हैं। शांति वार्ता से इमेज सुधार कर पाक कर्ज लेने की ताक में। यूएई ने पाकिस्तान से कर्ज लौटाने को कहा है। इसके बाद से ही पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी हुई थी, लेकिन जंग के बीच शांति वार्ता करवाकर वो कर्ज ले रहे हैं। सऊदी अरब ने ही तुरंत $2 अरब की मदद भेज दी है। कल ही शहबाज सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिले हैं। शहबाज कुछ और देशों से भी कर्ज लेने की फिराक में है। आईएमएफ से $7 अरब के बेल आउट पैकेज का आकार बढ़ाने की मांग की है। पाकिस्तान को यूएई का $3 अरब का लोन चुकाना है। यूएई दौरे के बाद शहबाज कतर पहुंच गए हैं। अब देखिए, बातचीत तो कई दौर की हो रही है, लेकिन बातचीत अटकी कहां है। ईरान 5 साल के लिए परमाणु प्रोग्राम बंद करने को तैयार है, लेकिन अमेरिका अड़ा हुआ है कि 20 साल के लिए बंद करो इसे। ईरान का कहना है कि वो कोई परमाणु बम नहीं बना रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को ईरान पर भरोसा नहीं है। वजह है ईरान के पास मौजूद 450 किलो यूरेनियम का जखीरा, जो 60% शुद्ध है, यानी परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु बम के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम चाहिए। ईरान कुछ हफ्तों में 450 किलो यूरेनियम को उस लायक बना सकता है। दावा यह है कि ईरान के पास यह कच्चा माल करीब 10 परमाणु बम बनाने लायक है। अमेरिका इसी को छीनना चाहता है, लेकिन ईरान देने को राजी नहीं है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर साफ संदेश दिया है। ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट के अधिकारों पर समझौता नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध बताया है। दूसरी तरफ ऐसे में रूस ने एंट्री ली है और पुतिन ने एक फॉर्मूला पेश किया है। रूस का कहना यह है कि वो ईरान का यूरेनियम अपने यहां रख सकता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ऑफर खुला हुआ है। रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं और वो ईरान का दोस्त भी है।
अमेरिका ने रूस का यह प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ठीक इस तरह हमजा खड़े थे, पीछे से कोई आया बाइक सवार और गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां दागकर चला गया। हाफिज के करीबी आमिर हमजा पर लाहौर में हमला हुआ। हमजा एक न्यूज चैनल से अपने घर के लिए निकल रहा था, उसके साथ कार में एक पाकिस्तानी जज भी मौजूद थे। तभी वहां बाइक सवार दो हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी। कई राउंड फायर किए, हमजा गंभीर रूप से घायल हो गया। हमजा को गोली मारने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। हमलावर कौन थे इसका अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। मौके पर आसपास के लोगों ने हमजा को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है, क्रिटिकल है। एक साल में आतंकी आमिर हमजा पर यह दूसरा हमला हो गया है। इससे पहले पिछले साल मई में भी उस पर हमला किया गया था। लाहौर में घर के बाहर ही इस आतंकी पर गोली चलाई गई थी, लेकिन अस्पताल में इलाज के बाद इसकी जान बच गई। तभी पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसकी सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन अब एक बार फिर हमजा पर कोई हमलावर आकर मारकर चला गया है। और आइए अब इस शैतान के बारे में आपको बताऊं, ये कौन है हमजा, जो भारत विरोधी बयान भी देता है, हाफिज सईद का राइट हैंड है और लश्कर का संस्थापक भी रहा है। जिस आतंकी को ठोका गया वो लश्कर में हाफिज के बाद नंबर 2 है। इसने हाफिज सईद के साथ लश्कर तैयबा की स्थापना की। भारत में हुए कई बड़े आतंकी हमलों में शामिल रहा है। जम्मू में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमले का मास्टरमाइंड था। अमेरिका ने भी इसे साल 2012 में वैश्विक आतंकी घोषित किया। आमिर हमजा लश्कर की केंद्रीय सलाहकार समिति का हिस्सा रहा, यानी लश्कर के बड़े आतंकी अभियानों में इसकी अहम भूमिका रही है। हमलों के साथ साथ हमजा लश्कर के लिए फंडिंग भी जुटाता रहा है। 2010 तक वो लश्कर की एक यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट का अधिकारी रहा है और इस ट्रस्ट की कमान भी पहले हाफिज सईद के हाथ में ही थी। लश्कर से जुड़े कई अखबार और पत्रिकाओं का संपादक रह चुका है। इसके अलावा लश्कर की विचारधारा को फैलाने वाली किताबें लिखी हैं। फिलहाल हमजा अस्पताल में भर्ती है और इसे अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। तो राइट, हमजा के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब सियासत की तरफ रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल आपको लिए चलता हूं। बंगाल में योगी आदित्यनाथ थे और योगी ममता पर हमलावर थे। योगी की रैली थी, कई रैलियां योगी ने की हैं पश्चिम बंगाल में आज। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की भी रैलियां थी। ममता बनर्जी ने भी कूच बिहार में रैली की आज। टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं? भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग, और इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखो ना, यूपी में कितना परिवर्तन हो गया, वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 22 राज्यों में है। आज तक तो कोई मौलाना कहीं झाड़ू लगाता हुआ हमें नजर नहीं आया। ये सब राजनीतिक बयान हैं, इन बयानों की कोई महत्व नहीं होता। इस तरह के बयान तुष्टीकरण के लिए दे दिए जाते हैं। जो आदमी संवैधानिक पद पर बैठा हो उसको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना लोगों के ताल्लुक से जिस भाषा का इस्तेमाल किया, इसके अलावा और भी जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, वो उनके मनसब और ओहदे की गरिमा के खिलाफ है। रही आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ इससे पहले गोरखपुर में थे। बंगाल पहुंचने से पहले जनता दरबार में, गोरखपुर होते हैं तो जनता दरबार जरूर लगता है और वहां लोगों की फरियाद सुनते हैं। तो योगी एक तरफ फरियाद सुन रहे थे गोरखपुर में, इधर संभल में बुलडोजर एक्शन की तैयारी थी। संभल में देखिए बुलडोजर पहुंचे ईदगाह पर, इमामबाड़े पर बुलडोजर चला।
संभल में अवैध ईदगाह और इमामबाड़े को जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर वाली कार्रवाई सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक चली। ईदगाह की दीवार और इमामबाड़े को तोड़ने में 4 बुलडोजर लगे थे। मौके पर 5 थानों की पुलिस फोर्स और एक कंपनी पीएसी तैनात रही। प्रशासन के मुताबिक ईदगाह और इमामबाड़ा सरकारी जमीन पर बना था। करीब 12 साल पहले 7 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। प्रशासन का दावा है कि यह जमीन चारागाह और खाद गड्ढे की थी। गांव वालों की आपत्ति के बाद लेखपाल ने इसकी शिकायत दी थी। शिकायत इसी साल 18 जनवरी को तहसीलदार कोर्ट में दी गई। 31 जनवरी को कोर्ट के आदेश पर अखबार में नोटिस छपवाया गया। इसमें कहा गया था कि जो भी कब्जेदार हैं वो सामने आए, लेकिन कोर्ट के नोटिस के 2 महीने बाद तक कोई भी सामने नहीं आया, जिसके बाद प्रशासन ने इमामबाड़े और ईदगाह को ध्वस्त कर दिया। इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 6.5 करोड़ रुपए। जमीन को खाली कराकर आम जनता के उपयोग में लाया जाएगा। सुनिए जरा, संभल में बुलडोजर एक्शन के बाद क्या कह रहे हैं स्थानीय लोग। इत्तला आई, बोले कि वो ढाया जाएगा इमामबाड़ा। तो जब ढाने ईदगाह इमामबाड़ा, तो हमने जो है फिर उसके बाद में सुबह ही अपने आदमी लगा के उसकी ढवाई करनी शुरू करी। अब भी हम गेई गुहार लगा रहे हैं कि अपने हाथ से जो इमामबाड़ा था उसमें क्या नाम है, खादी अड्डों की जगह में थोड़ी सी 200-250 गज में था इमामबाड़ा, तो और एक गाय भी इतने में थी। अवैध निर्माण करके कब्जा किया हुआ था, जिसको तहसीलदार न्यायालय द्वारा धारा 67 के तहत इसके बेदखली के आदेश पारित किए गए हैं, जिसको ये आज राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा इसकी बेदखली की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हाँ, एक गाटा संख्या ईदगाह पे थी, उस पर कार्रवाई हुई थी। 1 हेक्टेयर के आसपास की जमीन है जिसकी 7 करोड़ रुपए की बाजारू कीमत है, उसको मुक्त करवाया जा रहा है। इसके लिए एक कंपनी RRF, 2 प्लाटून पीएसी और 5। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक अफसोसनाक दुखद खबर है आज। पल भर में 200 झुग्गियां खाक हो गई। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में अचानक आग लग गई। देखिए आग, क्या हालत है यहाँ पे आग की, देखिए, और सिलेंडर धू करके फट। दावा है कि यहां लगभग 30 सिलेंडर में धमाका हुआ। उसके बाद अगली तस्वीर देखिए, गाजियाबाद में भी झुग्गियों में आज आग लग गई। और बारी है लाइफ का फंडा की। क्या है खास? जिंदगी में सुख चाहिए या आपके कुछ बड़े टारगेट है तो आपको दर्द तो सहना होगा। पत्थर और मूर्ति वाली कहानी में लाइफ का बड़ा फंडा छिपा है। एक मूर्तिकार को किसी ने मंदिर के लिए खास मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया। मूर्तिकार जंगल गया, 2 बड़े पत्थर लेकर आया। मूर्ति बनाने के लिए पहले पत्थर पर जैसे ही उसने छेनी हथौड़ी से वार किया, पत्थर से आवाज आई, रुको, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार ने उस पत्थर को किनारे रख दिया। अब दूसरे पत्थर पर छेनी हथौड़ी से वार करने लगा। मूर्तिकार ने दूसरे पत्थर से पूछा, वार करने पर ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? पत्थर ने कहा, थोड़ा बहुत, लेकिन मैं सह लूंगा, आप अपना काम करते रहिए। इस तरह धीरे धीरे मूर्तिकार ने उस पत्थर को शानदार मूर्ति में बदल दिया। जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो मूर्ति लेने आए। वो अपने साथ मूर्ति ले जा रहे थे। गेट पर पड़े दूसरे पत्थर पर नजर पड़ी तो मूर्तिकार से पूछा, क्या हम इसे भी साथ ले जा सकते हैं? मूर्तिकार ने कहा, मेरे तो किसी काम का नहीं है, लेकिन आप इसका क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा, लोग मूर्ति का दर्शन करने आएंगे तो ये पत्थर नारियल तोड़ने के काम आएगा। अब मूर्ति मंदिर में लग गई और पत्थर मंदिर के सामने। जो भी मंदिर में आता मूर्ति की पूजा करता और बाहर उस पत्थर पर नारियल फोड़ता। पत्थर परेशान हो गया और मूर्ति वाले से पत्थर ने पूछा कि इतना दर्द क्यों है? मूर्ति ने कहा, पहले दर्द सह लेता तो अब नहीं झेलना पड़ता। इस कहानी में लाइफ का बड़ा फंडा छिपा है। आज कुछ कुर्बानी देकर या तकलीफ सहकर आप अपना भविष्य संवार सकते हैं, या फिर अभी तकलीफ के बजाय आराम चुनकर भविष्य कुर्बान कर सकते हैं। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए और जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।